वेलकम टू स्टडी होम। स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य पढ़ाएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। पहले इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले जानते हैं कैसे बना, कैसे क्या हुआ। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में खोला गया। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास स्थलों के संरक्षण और विस्तार के लिए कार्य करता है। कौन विस्तार के लिए कार्य करता है? वन्य जीव संरक्षण संगठन। प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। प्रदेश के कितनी भूमि? 1/3। सन 1935 में देश में पहली बार वन्य जीव संरक्षण के संबंध में तात्कालिक उत्तर प्रदेश वर्तमान जो उत्तराखंड है, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, में देहरादून में मोतीचूर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। कब? 1935 में। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण के तहत। वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है। वर्तमान में देश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में 24 है। कितने हैं? 24 है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्थान जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका वर्तमान में जिम कॉर्बेट नाम है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या होते हैं वन्यजीव अभयारण्य, इनके बीच में डिफरेंस क्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसे कुछ नियम के अंतर्गत चलाया जाता है। ये वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाया जाता है और इसके लिए कुछ नियम और कायदे हैं। इसमें जानवरों को रखा जाता है। ये पूर्णतः सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें किसी की भागीदारी नहीं होती है। ये किसके द्वारा संचालित होते हैं? सिर्फ सरकार के द्वारा। इसमें किसी प्रकार की किसी भी निजी की भागीदारी नहीं होती है। इसमें पर्यटकों के आने की अनुमति नहीं दी जाती है। कानून सख्त होते हैं। असल में जब आप वन्य जीव अभयारण्य घूमने जाते हैं, हालांकि आप लोग चले जाते हैं, अनुमति होती है, लेकिन इसमें इसको 3 जोनों में डिवाइड किया गया है। पहला जो जोन होता है उसे कोर जोन कहते हैं। फिर उसके बाद में होता है बफर जोन। फिर उसके बाद में जो होता है ट्रांजिट जोन, ये सबसे लास्ट वाला। तो हम लोग कहाँ तक की जाते हैं? हम लोग ट्रांजिट जोन तक की जाते हैं, जहां से हम लोग टहल के घूम के चले आते हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। कानून सख्त होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें कोई भी जानवर हो सकता है। अलग अलग तरह तरह के जीव होते हैं। यह मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं, क्योंकि कहीं यहाँ पे शिकार ना हो जाए या किसी प्रकार का ऐसा कोई खाद्य पदार्थ ना डाल दिया जाए जिससे उनकी मौत हो जाए। इसलिए यहाँ पे मानव गतिविधियां, ना यहाँ कोई घास चरा सकता है, ना ही कोई मवेशी आ सकता है, पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। अब देख लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना होता है। इसका क्या उद्देश्य है? जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित। इसके अंतर्गत वन संपदा जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। सरकार और अन्य किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार होता है, इसे हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। नहीं तो सरकार द्वारा भी ये संचालित किया जा सकता है या किसी निजी संस्था के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। वन्य जीव अभयारण्य में किसी विशेष जानवर के संरक्षण के लिए बनाया जाता है।
अगर वन्य जीव कोई बनाया जाता है तो कोई विशेष उसमें जानवर रखा जाता है, जैसे कि किसी कोई घड़ियाल के लिए है, तो किसी गौरैया के लिए है, कहीं बाघ के लिए है, या इन तीनों का मिक्सअप भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। इसमें मानव गतिविधियां अनुमति होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग जानते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हमारे यहाँ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल है 490 किलोमीटर। ये कहाँ पड़ता है? भारत और नेपाल सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में दुधवा पशु विहार के नाम से। किस नाम से? दुधवा पशु विहार के नाम से। फिर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1977 में, इंपॉर्टेंट है। और टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ 1987 में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। संरक्षक यहाँ कहाँ है? बाघ एवं बारहसिंगा यहाँ संरक्षित है। विस्तार, इसके अंतर्गत और विस्तार किया गया है टाइगर प्रोजेक्ट। किशनपुर वन्यजीव विहार तथा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से इस टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। कौन कौन? किशनपुर वन्यजीव विहार तथा करतनिया घाट। किशनपुर भी लखीमपुर में पड़ता है, और जो कतरनिया घाट है ये हमारा पड़ता है बहराइच में। इनको संयुक्त रूप से ही टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि पाले जाएंगे उनका संरक्षण किया जाएगा। यहाँ पाए जाने वाले जीवों में भालू, हाथी, सांभर, चीतल, एक सींग वाला गैंडा, मगर तथा अन्य दुर्लभ जंतु जैसे डिस्प्यूड हेयर, सेवन, डुआलिसी एवं जरज आदि पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन्य जीव विहार। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1956, कब? 1956 में वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण, प्रोटेक्शन एवं संवर्धन, प्रमोशन के लिए प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई। कब की गई? 1956 में। और इस संगठन द्वारा स्थापित प्रमुख वन्य जीव विहार निम्नलिखित है। देख लेते हैं कौन कौन है। पहला हम देखते हैं चंद्रप्रभा। यह प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। आप इसमें याद करेंगे पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा। तो हमारा पहला कौन सा है? चंद्रप्रभा है। इसका एरिया 78 वर्ग किलोमीटर है और जिला इसका पड़ता है चंदौली। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और यहाँ पे जो पशु है चिंकारा, सांभर, तेंदुआ, भालू, नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं किशनपुर वन्य जीव विहार। किशनपुर वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल है 227 वर्ग किलोमीटर और जिला कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। और स्थापना हुई थी 1972 में। यहाँ संरक्षण किया जाता है शेर, बारहसिंगा, चीतल, चीता, हाथी आदि किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। ये कहाँ है? इसका एरिया है 400 वर्ग किलोमीटर और ये पाया जाता है बहराइच में। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। संबंधित पशु हैं जो यहाँ संरक्षित किए जाते हैं घड़ियाल, दुर्लभ मैदानी जीव। 1987 में किशनपुर वन्यजीव विहार के साथ टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। कब? 1987 में। जैसे कि पिछले अभी मैंने बताया किशनपुर वन्यजीव विहार तथा कतरनिया घाट को संयुक्त रूप से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया 1987 में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल है 635 वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ पर है? आगरा और इटावा संयुक्त रूप से। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। यहाँ घड़ियाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। इसकी प्रशासन व्यवस्था 3 राज्यों से चलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता ऐसा कौन सा वन्यजीव विहार है जिसका प्रशासन 3 राज्यों से चलता है, तो वो हमारा कौन सा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। एक देख लेते हैं महत्वपूर्ण नोट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लेह लद्दाख में स्थित है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देख लेते हैं। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। पहला वन्य जीव विहार कौन था? चंद्रप्रभा कहाँ था? चंदौली में। और सबसे बड़ा कौन है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। इसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। ये 5 जिलों में फैला हुआ है। वो कौन कौन से जिले हैं? मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा। ये 5 जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और यहाँ पे जो अ, पशु संरक्षित किए जाते हैं वो लकड़बग्घा बग्घा है और मगरमच्छ और चीतल का संरक्षण किया जाता है। ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और सबसे पहला कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली वाला। ठीक है। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल है 602.79 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है? पीलीभीत में। स्थापना 2008 में रिसेंटली हुई थी। और टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ 2014 में। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि कितने टाइगर प्रोजेक्ट हो वन्यजीव विहार है, तो हमारे यहाँ एक किशनपुर हो गया, कतरनिया घाट हो गया, और ये पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य और दुधवा नेशनल पार्क तो है ही। और यहाँ पशु का संरक्षण किया जाता है। बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, हिरन, चमगादड़, मगरमच्छ, स्लॉथ रीछ, ये जानवरों का संरक्षण किया जाता है। एक नोट है, कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। कछुआ वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर। कहाँ है यह? वाराणसी में। स्थापना 1989 में। और यहाँ संरक्षण किया जाता है मांसाहारी कछुआ का। गंगा नदी में रामनगर से राजघाट के बीच में 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जीव विहार है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे पहला चंद्रप्रभा, और दूसरा सबसे छोटा जो है कछुआ, और सबसे छोटा फिर कौन सा है हमारा? सबसे छोटा जो हमारा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। इसका क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ है? ललितपुर में। तो ये जरूर याद रखिएगा कहाँ है। ये तो नहीं पूछता है ये कितने वर्ग किलोमीटर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है कौन? महावीर स्वामी। सबसे बड़ा हस्तिनापुर, और सबसे पुराना चंद्रप्रभा। ठीक है। और यहाँ जो संरक्षण किया जाता है बंदर, मोर, तेंदुआ, नीलगाय, लंगूर, सांबर। आ- आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग पक्षी विहार। पक्षी विहार क्या होते हैं? पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश में अनेक पक्षी विहारों की स्थापना की गई है। पहला देख लेते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, पहला कौन सा है, छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है। पहला हम देख लेते हैं नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार का क्षेत्रफल है 2.25 वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ है? उन्नाव में है। स्थापना हुई थी 1984 में। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज। अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पुराना कौन सा है? चंद्रप्रभा। सबसे बड़ा हस्तिनापुर। सबसे छोटा महावीर। महावीर कहाँ है? ललितपुर में। अब जैसे कि अब इसमें पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार ये सबसे पुराना है। कहाँ है? उन्नाव में है। कब स्थापना हुई? 1984 में हुई। अब प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार यही। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। नेक्स्ट देख लेते हैं लाख बहोसी। लाख लाख बहोसी पक्षी विहार। इसका क्षेत्रफल है 80.23 वर्ग किलोमीटर। कहाँ है? कन्नौज में है। स्थापना हुई थी 1988 में। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी। और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर। क्षेत्रफल 2073। कितने जिलों में फैला है? 5 जिलों में। मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। आगे देख लेते हैं सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार का क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है। हरदोई में है। और उसकी स्थापना हुई थी 1990 में। फिर आता है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार का 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। गौतम बुद्ध नगर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। फिर आता है समान पक्षी विहार। 5.21 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
और मैनपुरी जिला में है और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। फिर आता है पटना पश्चिम बिहार। अब इस ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। पटना इसके नाम पे मत चले जाना कि पटना आप बिहार पहुंच गए। तो ये जो पटना पश्चिम बिहार है हमारा प्रदेश का सबसे छोटा बिहार है। इसका क्षेत्रफल 1.11 वर्ग किलोमीटर है और कहाँ है? एटा में है। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। आगे देख लेते हैं। सुरहाताल पश्चिम बिहार। सुरहाताल पश्चिम बिहार को इस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल है 34.13 वर्ग किलोमीटर। कहाँ है? बलिया जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। तो कभी कभी क्या होता है जिनके डबल नाम होते हैं, तो इससे पहले भी हमने आपको बताया नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है वो सबसे पुराना है। कहाँ है? उन्नाव में है और इसका नाम प्रेजेंट टाइम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। अब देख लीजिए दूसरा ये है सुरहाताल। इसको प्रेजेंट टाइम किस नाम से जाना जा रहा है? जयप्रकाश नारायण के नाम से। आगे देख लेते हैं भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। इसे बेंती ताल पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेंती ताल पश्चिम बिहार के। जिनके डबल नाम है उन्हें जरूर याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है एक नाम नहीं देते दूसरा नाम दे देते फिर आदमी कंफ्यूज होता है। क्षेत्रफल 4.27 वर्ग किलोमीटर। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। स्थापना हुई थी 2003 में। समस्तपुर पश्चिम बिहार। समस्तपुर पश्चिम बिहार 8 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और ये रायबरेली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। उसके बाद आता है सरसरोवर। सरसरोवर का एरिया है 4.10 वर्ग किलोमीटर। कहाँ है? आगरा में और स्थापना हुई थी इसकी 1991 में। आगे देख लेते हैं पार्वती आर्गा पश्चिम बिहार। पार्वती आर्गा पश्चिम बिहार जो है इसका एरिया है 10.10 वर्ग किलोमीटर और इसका कहाँ है? किस जिले में? गोंडा में है और ये रामसर स्थल घोषित है। कौन? पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। फिर आता है हमारा नेक्स्ट बखीरा पश्चिम बिहार। कहाँ है? संत रविदास नगर में। तो यहाँ पर हमारे पश्चिम बिहार खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र, वेटलैंड एरिया। दलदली या नम भूमि क्षेत्र को आर्द्र भूमि वेटलैंड कहा जाता है। आर्द्र आर्द्र भूमि वैसे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में नमी ह्यूमिडिटी देखी जाती है। जैविक विविधता बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से आर्द्र भूमि अत्यंत ही संवेदनशील होती है क्योंकि इस स्थान पर विशेष प्रकार की वनस्पतियां उगने और फलने फूलने लगती हैं और ये उनके अनुकूल होती है। जैसे जहाँ पे ये वेटलैंड होता है वहां पर आपको तरह तरह के फल फूल मिलेंगे, तरह तरह के जीव मिलेंगे क्योंकि वो उनके लिए अनुकूल होती है। इसीलिए इनके लिए एक संगठन बनाया गया है। इसके लिए ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, जहाँ पे दुनिया भर की जितने भी देश थे वो इकट्ठा हुए और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। और ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। इसीलिए हर वर्ष 2 फरवरी को इसलिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ आर्द्रभूमि क्षेत्र और उनके स्थान। ऊपरी गंगा नदी कहाँ है? बुलंदशहर। कब बना था? 2005 में। नवाब जिसका दूसरा नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। कहाँ है? उन्नाव में। पार्वती आर्गा पश्चिम बिहार कहाँ है? गोंडा में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है और सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई में है। बखीरा पश्चिम बिहार बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। नेक्स्ट आगे देख। अब हमारे यहाँ से आपको जो पढ़े हैं बड़े ध्यान से पढ़े होंगे। चलिए अब उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। बताइए आप लोग। गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव। बताइए आप लोग। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार का दूसरा ही नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है। तो ये कहाँ है हमारा? उन्नाव में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित कौन सा जिला सही है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, जैसा कि ऊपर मैंने बताया।
क्या बलिया में है? ओखला पश्चिमी बिहार उन्नाव में है? समस्तीपुर पश्चिमी बिहार गाजियाबाद में है? पार्वती आरगा पश्चिमी बिहार गोंडा में है? बताइए कौन सा सही है? बताइए आप लोग। तो ये हमारा है पार्वती आरगा पश्चिमी बिहार, हमारा गोंडा में, बाकी सब गलत है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार बलिया में नहीं है, ये हमारे कहाँ है? उन्नाव में है। ओखला पश्चिमी बिहार उन्नाव में नहीं, ये गौतम बुद्ध नगर में है। समस्तीपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? बखीरा पश्चिमी बिहार संत कबीर नगर, फैजाबाद में, रायबरेली में, गोंडा में, बताइए आप लोग। तो बखीरा पश्चिमी बिहार जो हमारा है संत कबीर नगर में स्थित है। ये निजी सचिव 2013 में आया था, जो अभी उसके फॉर्म आ चुके हैं। आप लोग जो लोग इच्छुक हो तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1930 में, 1934 में, 1940 में, 1935 में, बताइए आप लोग। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1935 में। पहले इसका नाम मोतीचूर मोतीचूर था, फिर इसका बाद में नाम बदलकर राजाजी नेशनल पार्क कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सोनभद्र। तो जहां पे पीलीभीत और लखीमपुर दोनों एक साथ में आएंगे तो आप वहां पे लखीमपुर टिक करेंगे, क्योंकि अधिकतर भाग लखीमपुर में ही है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। बखीरा पश्चिमी बिहार उन्नाव, ओखला पश्चिमी बिहार ललितपुर, सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार बस्ती, बताइए आप लोग। तो ये जो हमारा सांडी सांडी पश्चिमी बिहार है ये हरदोई में, ये सही है। बखीरा हमने आपको बताया था संत कबीर नगर में, ओखला हमारा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, और महावीर स्वामी सबसे छोटा पश्चिमी बिहार है, ये कहाँ है? ये हमारा है ललितपुर में। आगे देख लेते हैं, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिमी बिहार की स्थापना की गई थी? जैसा कि आपको हमने बताया है, ये सांडी पश्चिमी बिहार, नवाबगंज पश्चिमी बिहार, समान पश्चिमी बिहार, सुर सरोवर पश्चिमी बिहार, बताइए आप लोग किसकी स्थापना की गई है? तो ये जो हमारा नवाबगंज पश्चिमी बिहार है ये सबसे पहले स्थापना की गई थी। और नवाबगंज पश्चिमी बिहार की स्थापना कब की गई थी? बताइए आप लोग। अभी हमने आपको बताया, तो इसको 1984 में की गई थी। और देख लेते हैं, सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई में, और सुर सरोवर पश्चिमी बिहार कहाँ है? आगरा में है। प्रदेश का विस्तृत पश्चिमी बिहार है, विस्तृत मतलब सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार, समान पश्चिमी बिहार, नवाबगंज पश्चिमी बिहार, लाख बहोसी पश्चिमी बिहार, सांडी पश्चिमी बिहार, बताइए आप लोग। तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा जो है हमारा लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कहाँ है? कन्नौज में है। कब स्थापना हुई थी? 1988 में हुई थी। क्षेत्रफल कितना है? 80.23 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुरहाताल पश्चिमी बिहार अवस्थित है आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया, बताइए आप लोग। तो ये जो हमारा अवस्थित है बलिया में, इसको प्रेजेंट टाइम पे जाना जाता है लोक नायक प्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार के नाम से। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और इसका क्षेत्रफल है 34.13 किलोमीटर। हरदोई में है सांडी पश्चिमी बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, कौन सा है? पश्चिमी बिहार नहीं पूछा जा रहा, वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर, बताइए आप लोग। तो इसमें जो हमारा हस्तिनापुर है ये सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल है 2073 किलोमीटर। ये 5 जिलों में है, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, कहाँ? बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, पीलीभीत में, बताइए। तो बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, कहाँ? इटावा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, पक्षी विहार नहीं, वन्य जीव विहार, महावीर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। तो बताइए आप लोग। तो ये जो हमारा वन्य जीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? ललितपुर में है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है?
नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगगुड़ी, रायगंज। तो ये हमारा जो नवाबगंज है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बाकी उत्तर प्रदेश के नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा। बताइए आप लोग। तो ये जो हमारा स्थित है, ये आगरा में है। स्थापना 1991 में और क्षेत्रफल इसका 4.10। कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, केसरपुर वन्य जीव विहार, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और सुहेलवा वन्य जीव विहार। बताइए आप लोग। तो ये जो हमारे तीनों हैं, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, बाकी ये सुहेलवा नहीं शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। बताइए आप लोग। तो ये हरियाणा का नहीं है, बाकी सबका है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है 635 वर्ग किलोमीटर है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, और यहाँ पे पाए जाते हैं घड़ियाल, डॉल्फिन और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। और अपने यहाँ से 2 जिलों में ये फैला हुआ है, आगरा और इटावा में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नोट में हमने आपको बताया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारा हेमिस है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? लेह लद्दाख में है। और सबसे छोटा कौन है भारत में? तो साउथ बटन है। ठीक है। रामसर सम्मेलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो बताइए आप लोग। तो ये आर्द्रभूमि संरक्षण से है। 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर स्थल पर सभी देशों को बुलाया गया। वहां पर एक संधि पर संरक्षण किए गए, एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए कि पूरे विश्व में आर्द्रभूमि क्षेत्र को बचाना है। इससे संबंधित था। इसलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व में आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो कहाँ की गई थी? हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में की गई थी 1956 में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चंद्रप्रभा, बखीरा, नवाबगंज, दुधवा। बताइए। तो दुधवा कहाँ है? लखीमपुर और पीलीभीत में। टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? दुधवा में। चंद्रप्रभा चंदौली में, बखीरा संत कबीर नगर, नवाबगंज जिसका प्रेजेंट टाइम पे नाम है क्या? शहीद चंद्रशेखर आजाद, कहाँ है? उन्नाव में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार पूछ रहा है। चंद्रप्रभा, दुधवा, कतरनिया घाट, कैमूर। तो ये हमारा चंद्रप्रभा है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया है। चंद्रप्रभा, दुधवा, बिजनौर, हस्तिनापुर। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया पहला टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण के हेतु है? तो घड़ियाल के लिए, सारस के लिए, हाथी के लिए, हिरन। तो ये घड़ियाल के लिए है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, गिद्धों की असमय मृत्यु का कारण क्या है? डिक्लोफेनिक सोडियम, क्लोरोमाइसिटिसिन, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम बेंजोएट। तो ये डिक्लोरोफेनिक सोडियम जो है, ये गिद्धों के असमय मृत्यु का कारण है। जान लेते हैं गिद्ध कैसे हमारे प्रदेश से विलुप्त हुए। तो देख लेते हैं, गिद्धों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण डिक्लोफिनेक दवा है, जो पशुओं के शवों को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है। पशु पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक को वर्ष 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये जो दवा है 2008 में प्रतिबंधित है, लेकिन इसका परमानेंट अब भी यूज हो रहा है। इसका प्रयोग मुख्यतः पशुओं के बुखार, सूजन, उत्तेजन की क्षमता से निपटने के लिए किया जाता था। डिक्लोफेनिक दवा के जैव संचयन शरीर में कीटनाशकों, रासायनिकों तथा हानिकारक पदार्थों का क्रमिक
संचयन से गिद्धों के गुर्दे काम करना बंद कर देते थे। इससे उनकी मौत हो जाती थी। डिक्लोफेनेक दवा गिद्धों के लिए प्राणघातक साबित हुई। मृत पशुओं में दवा से 1% प्रभावित पशु भी कम समय में गिद्धों की बड़ी संख्या को मार सकती है। अगर 1% भी उनके जो मृत पशु हैं, अगर उनके अंदर 1% भी ये दवा है, तो वो कईयों गिद्धों को मार सकती है। दवा से प्रभावित पशुओं के शवों से स्थानीय आवारा जानवर भी मारे गए हैं, परंतु गिद्धों की संख्या में गिरावट का यह प्रमुख कारण है। वन विभाग शिकारियों को दूर रखने के लिए पशुओं के शवों को जला रहे हैं या फिर दफन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से गिद्धों के लिए भोजन में कमी हो सकती है। चलिए, यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारा चैनल स्टडी होम। थैंक यू।